नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करता पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट करता है, और इसी प्रकार सामाजिक परस्पर जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना ज्ञानात्मक आत्म विकास नहीं कर पाता। अगर भाषा न होती तो मनुष्य नहीं समझ पाता। भाषा के अभाव में मनुष्य जातियाँ अपने पूर्वजों के अनुभव का लाभ नहीं उठा सकती। अब बात करते हैं, भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, व्युत्पन्न है, और जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। और भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। इसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जाता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से जो हम सोचते हैं अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो यही है, मतलब कि भाषा वह साधन जिसके माध्यम से हम कुछ बोल पाते हैं या अपना जो किसी का विचार है वो अपने आदान प्रदान कर पाते हैं। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला और उड़िया, असमिया, मराठी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। लेकिन भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकार करी गई है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में है कि किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में 3 तत्वों को विशेष आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की। पहला है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। हिंदी विश्व के सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक तो है स्वर और एक है व्यंजन। अब बात करते हैं इनके बारे में, डिटेल से जानेंगे स्वर क्या है। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं, मतलब नहीं होती। और ये स्वर है वो 11 होते हैं जो आपके डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। तो ये बात हम जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्राओं द्वारा भी दर्शाए गए हैं। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं तो इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर है। और मात्रा के आधार पर देखें तो मात्राएं 10 होती है और स्वर 11 होते हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं व्यंजन की। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। और जब हम क बोलते हैं तो उसमें से क में से अ निकल के आता है, ये देख लो, तो मिला होता है। और इसी हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। और इन 5 वर्गों को स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। तो देखते हैं अलग अलग कि कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है और कौन सा ऊष्म है। स्पर्श व्यंजन, क वर्ग के अंदर ये 5 वर्ण आएंगे। च वर्ग के अंदर भी 5 वर्ण आएंगे। और ट वर्ग के अंदर भी 5 वर्ण आएंगे जो आपके सामने डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। और त वर्ग के भी 5। और प वर्ग के भी 5। ये कुल मिला के कितने हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। कौन से हो गए? स्पर्श। और अंतस्थ व्यंजन ये 4 है। और ऊष्म व्यंजन भी 4 है, ये बात हम जानते हैं।
और बात करें संयुक्त तो इसके अतिरिक्त हिंदी के में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो अपन देख लेते हैं। श क और स से मिलके बना है, और त और र से मिलके बना है। ज्ञ ज और यहाँ से बना है। और इसके अलावा एक और है जो मैं आपको बता देता हूँ। स और र से मिलके बना है, वो है अपना श्र। ये तो ये बात हमने जान ली। अब हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, इसलिए ये कुल 44 होते हैं। और इसमें तथा 3 संयुक्त अक्षर भी होते हैं। ये संयुक्त अक्षर अलग होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों का जानना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। पहला वर्ण अ आ और विसर्ग, जो बोलने के लिए कंठ और तालु की, जिसको कंठी होती है वर्णित ध्वनि, जिसको बोलते हैं अकुहु विसर्जनिया कंठ। अकुहु विसर्जनिया कंठ। दूसरा देखते हैं। दूसरा है ई वर्ग, च वर्ग। च के अंदर आता है ईश नाम तालु, जो तालु और बोलने के स्थान है तालव्य। और तीसरा है ऋतु नाम मूर्धा, जो मूर्धन्य है स्वर। चौथा है ऋतु नाम दंता, जो दंत से बोला जाता है। और पांचवा है उपधामनीय ओष्ठव, ये ओष्ठों से बोला गया है। और अपना छठा है यम गणनाम नासिका, जो नासिक से बोला जाता है। और ये ए और आई, ये अवधोतो कंठ तालु, ये कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। अवधोतो कंठोष्टम, और ये कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। वकार से दंतोष्ठ, तो ये दंत और ओष्ठ मतलब दांत दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। ये स्वर यंत्र है जो अली जीवा पर बोला जाता है। अनुनासिक ध्वनियों को उच्चारण में वर्ण विशेष में स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। जिन अतः अनुनासिक वर्णों उच्चारण के स्थान पर वर्ग के उच्चारण और नासिका में होगा। जैसे अ में क्या है कंठ। अब आप देख सकते हैं नासिका दोनों का उपयोग होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया। ये बात आप ध्यान रखना कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता सकते हैं 8 भागों में बांटा गया है। पहला है अपना स्पर्शी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करती हैं और फिर बाहर निकलती हैं, वो निम्नलिखित व्यंजन वर्ण स्पर्शी है। अब स्पर्शी व्यंजन क वर्ग च वर्ग नहीं होगा, और त वर्ग है, ट वर्ग है और प वर्ग है। ये 16 वर्ण है, वो स्पर्शी के अंदर आएंगे। ये बात ध्यान रखना। स्पर्शी व्यंजन पूछे तो 16 है। कितने स्पर्शी व्यंजन? 16 है। स्पर्शी व्यंजन 16 है। दूसरा संघर्षी व्यंजन, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अथवा अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे स्पर्शी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन है, सॉरी। संघर्षी व्यंजन के अंदर आएंगे श श श ह ख ज और फ। ये बात ध्यान रखना आप। ये 7 वर्ण संघर्षी होंगे। अब बात करते हैं अगला स्पर्शी। स्पर्शी संघर्षी के अंदर कौन सा है, तो वो देख लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, जो पूरा अपना
च वर्ग है। फिर पाँचवा था नासिकी, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता हो। किससे? नाक से निकलता हो। जो हर वर्ग का पंचम वर्ण है वो नासिकीय वर्ण है। देखते हैं पार्श्वी, जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़ों को छूता और वायु के पास और आसपास से निकल जाते हैं, वे पार्श्वी कहते हैं। जैसे ल आप बोल सकते हैं तो ल और जो जीभ है वो आपस में बंद हो जाते हैं और साइडों से बगल से हवा निकलती है। पार्श्वी व्यंजन एक ही है, ल, ये ध्यान रखना आपको। अगला है प्रकंपित, जो मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करता पड़ता है तो वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे र, आप र को बोल कर ट्राई करना, इसमें एक लंबी ध्वनि आएगा, मतलब 2-3 बार कंपन होता है, वो होता है स्पर्शी प्रकंपित। अगला है उत्प्रेक्ष, जो मतलब फेंका हुआ, जिनको उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिर जाते हैं वे अपेक्ष उत्प्रेक्ष यानी फेंका हुआ कहलाते हैं। जैसे ड और ढ, इन उत्प्रेक्ष के अंदर केवल 2 ही वर्ण हैं। अगला है संघर्षहीन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है और संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे व, य, व, इनके उच्चारण में स्वरों का मिलता जुलता प्रयत्न करता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। य और व, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं और इसका ये संघर्षहीन व्यंजन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर भी वर्णों के घोष और अघोष श्रेणी में बांटा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। घोष और अघोष। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र में कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण, क वर्ग प्रत्येक के 3-3 वर्ण, क वर्ग, च वर्ग और उनके 3-3 वर्ण और यह वर्ल, ये घोष वर्ण है। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण है। तो कुल संख्या 30 है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई क वर्ग और च वर्ग के सभी वर्गों के अंतिम 3, मतलब 3 इंटू तो घोष वर्ण के अंदर याद रखना है कि सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह और कुल स्वर, ये ध्यान रखना। तो घोष वर्ण कुल होंगे 30, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है अघोष, इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण में तो गूंज होती है, मतलब नाद गूंजते हैं, और इसमें कोई गूंजता नहीं, इसलिए ये अघोष वर्ण रखे। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण और सभी अघोष हैं और संख्या इसकी 13 है। अब इसके साथ स, श, ये तीनों जुड़ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन, सॉरी ऊष्म व्यंजन। अब बात करें तो श्वास के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है तो अल्प प्राण। जैसे क वर्ग, च वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये ध्यान रखना है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा और य, र, ल, व, ये 4 वर्ण, ये सभी और सभी स्वर है वो अल्प प्राण है। तो ये बात देख सकते हैं आप, पहला, तीसरा और पांचवा और उसके साथ य, र, ल, व और उसके साथ सभी स्वर, ये सब क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, मतलब महाप्राण में ज़्यादा वायु है वो मुख से निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा स्वतः वर्ण और श, 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 ह महाप्राण है। अब बात करें अनुनासिक की,
अनुनासिक ध्वनियाँ उच्चारण में नाक का सहयोग करती हैं, जैसे अंग, आ, ई, ऊ, ये अनुनासिक है। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किए गए हैं।